बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। उस टेस्ट का नेम है बेंडर गेस्टॉल्ट टेस्ट। ये टेस्ट के अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो ओरिजिनल जो इसका बेंडर विजुअल मोटर गेस्टॉल्ट टेस्ट है, ये जो डेवलप किया गया था 1938 में इसको डेवलप किया गया था, जो कि साइकियाट्रिस्ट लुई रीटा बेंडर ने किया था। अगर इसके पर्पस की बात की जाए तो ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट और उसके अलावा विजुअल कंस्ट्रक्टिव एबिलिटीज़ को के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि ये किस पर इवेल्युएट किया जाता है, तो ये स्क्रीन किया जाता है उन बच्चों के लिए जिनको डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं। मेच्योरिटी में आने के बावजूद विजुअल मोटर मेच्योरिटी और डेवलपमेंटल डिलेज हो, ये उन बच्चों पर इवेल्युएट किया जाता है। ब्रेन डैमेज और न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स जिनमें हो, ये उनको भी असेस करता है। इसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो इंटर-स्कोरर रिलायबिलिटी है। इसके 12 ऐसे ऑर्गेनिक साइन है जिसकी रेंज हमारे पास 0.87 टू 0.90 है। टेस्ट टेस्ट की बात की जाए तो ये टेस्ट की रिलायबिलिटी, इसमें हमारे पास 3 to 12 मंथ्स इंटरवल है हमारे पास शो होती है। अगर वैलिडिटी की बात की जाए तो इसकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा गुड है, क्योंकि ये हमें प्रिस्क्रिप्चुअल मोटर डेवलपमेंट को शो करवाता है, जो कि हमारे पास एज रेंज इसकी हमारे पास होती है 5 to 9 ईयर। अगर हम इसके वजन की बात करें तो बेंडर गेस्टॉल्ट टेस्ट हमारे पास एक ऐसा है कि इसको मॉडिफाई वजन में हमने किया था, जो कि प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए। बेंडर विजुअल मोटर गेस्टॉल्ट टेस्ट बच्चों के लिए ही टेस्ट सूटेबल होता है और यंग चिल्ड्रन के लिए भी। लेकिन अगर इसकी मॉडिफाई की बात की जाए, वही पहले वाली बात, तो अगर इसके मॉडिफाई वजन की बात की जाए तो बेंडर विजुअल मोटर गेस्टॉल्ट टेस्ट जो है प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए मॉडिफाई वजन यूज़ किया गया है। उसके बाद इसकी हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। इसमें हमारे पास टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती है। हमारे पास एक ब्लैंक पेज अवेलेबल होना चाहिए। ब्लैंक पेज A4 साइज़ का हमारे पास इस तरह से पेज अवेलेबल होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास एक शार्पनर, एक पेंसिल, एक इरेज़र होनी चाहिए। अगर पेंसिल जो है इरेज़र के साथ इंक्लूड है तब भी कोई मसला नहीं है। इसके अलावा इस टेस्ट को जब हम इस टेस्ट को कैसे करते हैं कि हमारे पास कुछ शेप्स होती हैं जो कि हम अपने क्लाइंट्स को एडमिनिस्ट्रेट करवाने से पहले एडमिनिस्ट्रेट करवाते वक्त वो शेप्स अपने क्लाइंट्स को शो करवाते हैं। उसको कहते हैं 1 by 1 इन शेप्स को एज इट इज़ कॉपी करें। तो उनको उन शेप्स को शो करवाने से पहले जो आप उसको कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसका बता देते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताते हैं, जैसे कि आप उसको कहते हैं कि मैं अभी आपको कुछ कार्ड शो करवाने जा रहा हूँ कुछ टाइम के बाद, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो जो कार्ड जैसे भी है आपने उसको एज इट इज़ ही कॉपी कर लेना है। ये कोई आपके आर्टिस्ट की या ड्राइंग एबिलिटी नहीं है। आप जैसे चाहें, जैसे एक्यूरेटली आपको फील हो, पॉसिबल हो, आप कर सकते हैं। कोई आपको जल्दी नहीं है, आप आराम से भी करना चाहिए। जैसे आपका दिल है आप वैसे इसको कर सकते हैं। कोई आप उसको कमेंट या एडिशनल इंस्ट्रक्शन अपने से कुछ भी नहीं अपने क्लाइंट को देंगे इसकी ड्राइंग करने के दौरान, ठीक है। कोई स्पेसिफिक अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर कर दे, नॉन कमिटनल आंसर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। उसके अलावा जब मैं अभी आपको कुछ कार्ड शो करवाती हूँ जो कि आपने अपने क्लाइंट को शो करवाने होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसको कहना होता है कि कॉपी करे। सो ये हमारे पास कुछ 9 ज्योमेट्रिकल कार्ड्स होते हैं। मैं 1 by 1 आपको ये कार्ड शो करवाती जाती हूँ। ये कार्ड्स हमारे पास है और ये हमारे पास कार्ड नंबर है। इस कार्ड के बैक साइड पे ये आप क्लाइंट को कार्ड शो करवाते हैं। उसको कहते हैं कि इन कार्ड्स को देखते हुए कि वो ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कार्ड के जो बैक साइड पे होता है वो एक नंबर होता है। क्लाइंट को आप ये फ्रंट पे शो करवा रहे होते हैं, बैक पे आपको एक नंबर शो हो रहा होता है। तो वो नंबर आपको पता होता है, क्लाइंट को नहीं पता होता, ठीक है। 1 by 1 ये सारे कार्ड्स आपने अपने क्लाइंट को शो करवाने, उसको कहना है एज इट इज़, उसको कॉपी पेस्ट करना है, कोई मसला नहीं है। जितना भी उसको टाइम रिक्वायर्ड है आपने उसको ईजीली दे देना है। इसमें कोई ये आपका ड्राइंग टेस्ट नहीं है। उसको कहना है जैसे आपको सूटेबल है आप इसको ड्रा करिए। मैंने आपको कार्ड्स दिखा दिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कार्ड्स थे।
जो अभी कार्ड्स आपको दिखाए गए हैं इनको ब्लैंक शीट पे A4 साइज़ की वो शीट होगी और उसको एक सीक्वेंस में आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि वो उसको एज इट इज़ ड्रा करे। जैसे कि मैं अभी आपको एक पेज दिखा रही हूँ, उसमें ये सारे कार्ड शो करवाए गए हैं। ये देखिए, ऐसे ही सीक्वेंस के साथ आपने अपने क्लाइंट को कहना है इन कार्ड्स को 1 बाय 1 ऐसे ही ड्रा करें। अगर इन फिगर्स की स्कोरिंग की बात की जाए तो इसकी स्कोरिंग के लिए प्रॉपर हमारे पास एक मैनुअल अवेलेबल होता है और उस मैनुअल से चेक करके हम अपने क्लाइंट की जो ड्राइंग है उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, स्कोरिंग करते हैं। तो ये देखिए, मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हमारे पास सबसे पहले है स्कोरिंग शीट है हमारे पास, यहाँ पे नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन, IQ, डायग्नोसिस, हर चीज़ को मेंशन करते हैं। डिज़ाइन 1 आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो डिज़ाइन 1 आपके पास यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट लाइन ने ड्रा की हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने चेक करना होता है कि उसकी कोई वेवी लाइन तो नहीं है। वेवी लाइन तो उसमें कोई है ही नहीं, जैसे कि अभी आपको मैंने पिक्चर में शो करवाई है, डॉट या डैश तो नहीं है। अगर वेवी लाइन है, एक्यूरेट है, तो उसको आपने जो स्कोरिंग करनी है वो 2 करनी है। अगर डॉट या डैश या सर्कल है तो उसकी स्कोरिंग क्या होगी आपके पास 3। डैशेस हैं यानी ज़्यादा डैश है तो उसकी स्कोरिंग क्या होगी 2। सर्कल्स की बात की जाए, सर्कल्स हैं तो उसकी स्कोरिंग आपके पास क्या होगी 5। और नेक्स्ट इसी तरह अगर कोई डॉट नहीं है 2, रो वाइज है, उसके बाद आपके पास वर्क कवर है। सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग ही आपने 1 बाय 1 चाहिए, मीन्स के डिज़ाइन 1 जो कि आपकी यहाँ पर क्लाइंट की फिगर 1 है तो आपने डिज़ाइन 1 से उसकी 1 बाय 1 स्कोरिंग शीट मैनुअल से स्कोरिंग करनी है। डिज़ाइन 2 की बात की जाए तो वो भी इसी तरह, ये डिज़ाइन 3 है। नेक्स्ट हमारे पास डिज़ाइन 4, डिज़ाइन 5, डिज़ाइन 6, डिज़ाइन 7, डिज़ाइन 8 और ये डिज़ाइन, ठीक है, ये 8 डिज़ाइन है, ये भी आपके पास है। और 5th डिज़ाइन ये भी आपके पास मौजूद है। 1 बाय 1 आपने मैनुअल से इसकी स्कोरिंग करनी है। इसी तरह अगर इसके स्कोरिंग क्राइटेरिया की बात की जाए तो आप इस तरह से भी स्कोरिंग कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपके पास डिज़ाइन 1 है तो उसमें आपने चेक करना है कि 14 से ज़्यादा डॉट्स तो नहीं है। अगर है तो ये देखिए उन्होंने टाइप 1 दी गई है तो डिज़ाइन 1, 2, 3, 5 एंड 6 है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने कहते जाने हैं स्कोरिंग। डिज़ाइन 1, डिज़ाइन 2, डिज़ाइन 3 यानी अगर एक से डॉट ज़्यादा है, एक डॉट से ज़्यादा है, एलिमेंट ज़्यादा है, या 4 डॉट है सेकंड लाइन में, 7 डॉट्स है थर्ड में एंड समवन एल्स, इसी के अकॉर्डिंग आपने इंटरप्रिटेशन करते जाने। ये भी मैंने आपको कार्ड्स शो के स्क्रीन पर शो करवाए थे, ये फिर वही कार्ड्स हमारे पास आ गए। ये हमारे पास एक्यूरेट कार्ड्स है। अब हमने चेक करना है कि इन कार्ड्स को हमारे क्लाइंट्स ने एज इट इज़ ड्रा किया हुआ है। अगर उसने इस शेप में ड्रा किया, उस शेप को कुछ उसका ड्राइंग करते हुए उसने कुछ और मीन्स कि हमारे पास शेप तो ओरिजिनल ये वाली शेप थी ना, ये देखें, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ पे डॉट इस तरह है। अभी मैं नेक्स्ट आपको जो पिक्चर दिखाऊंगी वहाँ पे देखिए डॉट इस तरह से शो हो रहे हैं राइट साइड पे। तो इस तरह से अगर उसने खुद से ड्रा किए हुए है तो उसकी मार्किंग किस तरह से करनी है, स्कोरिंग किस तरह से करनी है। देखें अगर उसका यहाँ पे जो डायमंड है उसको इस तरह से शो करवाया है और ये देखें ये तीर कमान के साथ ये ऊपर जो यू शेप है, इसको अगर मैं प्रीवियस पिक्चर में दिखाऊं तो वो किस तरह से दिख रहा है, ये देखें ज़रा, यू शेप प्रॉपरली है। मीन्स कि अगर उसने इस तरह से खुद से फ़ायदे एडिंग की हुई है या प्रॉपर नहीं तो आपकी स्कोरिंग का पूरा यहाँ मैनुअल मैंने लिखा हुआ है कि उसको आपने क्या मार्किंग करनी है। पार्शियल रोटेशन है, 2 टाइप्स ऑफ पार्शियल रोटेशन है तो उसकी आपने स्कोरिंग क्या करनी है। इसी तरह ये देखिए इमेशन है सब पार्ट का, तो आपने उसकी स्कोरिंग कैसे करनी है। सर्कल है, स्क्वायर है, ओपन स्क्वायर है, कर्व है, अच्छा आर्क है या डायगोनल एक्सटेंशन है, हॉरिजेंटल बेबी लाइन है, वर्टिकल बेबी लाइन है, वर्टिकल हेक्सागोन है, लिंकिंग हेक्सागोन है, ये सब मेंशन किया हुआ है। उसके बाद इसके एब्रीविएशन की बात की जाए, डिज़ाइन 1, डिज़ाइन 2, ये आपके पास प्रॉपर ये देखें ये वही कार्ड्स हैं जो मैंने अभी आपको शो करवाए थे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको सारी स्कोरिंग
का भी मैनुअल दिखा दिया है। अगर बीजीटी के एरर्स की बात की जाए तो ये इसमें कौन से ऐसे एरर्स आते हैं जिसकी वजह से हमें बीजीटी टेस्ट कंडक्ट करना पड़ता है, और उसमें कौन से एरर्स आते हैं ये मैं बताऊंगी। रोटेशन हो सकता है, ओवरलैपिंग डिफ़िकल्टी, सिंप्लीफिकेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रेट्रोग्रेशंस है, प्रिजर्वेशंस है, इम्पोर्टेंस है, क्लियर डिफ़िकल्टी है, मोटर कोऑर्डिनेशंस है, एंगुलेशन डिफ़िकल्टी है या चूजन है। इस तरह के अगर एरर प्रेजेंट होंगे तो मीन्स कि ये बीजीटी टेस्ट इस पर अप्लाई होगा। अगर इसके कट ऑफ स्कोर की बात की जाए तो मोस्टली इसका जो कट ऑफ स्कोर 5 होता है, लेकिन कभी कभार एरर ज़्यादा होने की वजह से इसका कट ऑफ स्कोर भी मोर देन 5 एरर्स कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि उसमें जो कुछ ऐसे हमारे पास कुछ इस तरह के न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स या डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कट ऑफ स्कोर 5 से भी ज़्यादा हो सकता है, यानी एरर 5 से भी ज़्यादा कंसीडर किए जाते हैं। अगर मैं इसकी आपको इम्पोर्टेंस बताऊँ तो इसकी इम्पोर्टेंस कुछ इस तरह से है कि इकोनॉमिकली फ्लेक्सिबल है। ये हमारे पास जो टेस्ट है, बीजीटी टेस्ट की बात की जाए, नॉन थ्रेटिंग है। ये टेस्ट हमारे पास नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल स्किल्स को भी चेक करता है। उसके अलावा एक्सटेंसिवली ये रीच्ड है, और उसके अलावा बात की जाए तो ये 25th रैंक पे बहुत ज़्यादा टेस्ट ये यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास ओरिजिनल बीजीटी टेस्ट की स्कोरिंग शीट होती है जिसमें हमने अपने क्लाइंट का नेम और डेट मेंशन करनी होती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। 4 पॉइंट्स दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं ये मैं आपको डिटेल से स्कोरिंग में बता चुकी हूँ। वन बाय वन आपने इसको कंप्लीट करना होता है, टोटल लास्ट पे मेंशन करना होता है, उसके बाद मैनुअल से भी चेक करना होता है। जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट का मैंने आपको शेयर किया है स्कोरिंग शीट, मींस कि उसने इन ज्योमेट्रिकल शेप्स को ड्रा किया था और उसका नेम भी मेंशन मैंने किया हुआ है, लेकिन उसका जो एरर है कोई भी किसी भी किस्म का एरर नहीं आया। मींस कि उसने जो फिगर्स हैं उनको एज इट इज़ कॉपी किया हुआ था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस वजह से जो उसकी हमारे पास स्कोरिंग आई है वो ज़ीरो आई है, हर उसके पॉइंट की स्कोरिंग ज़ीरो आई है। तो टोटल उसकी स्कोरिंग भी क्या आई है हमारे पास 0। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मैनुअल से भी दिखा चुकी हूँ कि स्कोरिंग कैसे करनी है। स्कोरिंग करने के बाद इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्टर होता है, वो होता है कि हमने इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडर टेस्ट का मीन स्कोर फाइंड आउट करना होता है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी मैं आपको मैनुअल से चेक करवा देती हूँ कि कैसे करना होता है। लेट्स सपोज यहाँ से देखिए मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडर के स्टॉल टेस्ट का मीन स्कोर और स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर शो करवाया है। यहाँ पर देखिए, अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला है कि ये बच्चों पे अप्लाई होता है जो कि 5 to 9 ईयर्स है। प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल के लिए ये ज़्यादा मॉडिफाई वर्जन यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये एज ग्रुप की बात की गई है, ये 1946 का आपके पास टेबल शो हो रहा है, और ये 1975 का। हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो ये वाला टेबल यूज़ करते हैं 1975 का। अगर इसके एज ग्रुप की बात की जाए तो अगर लेट्स सपोज आपके क्लाइंट की एज है 0 to 5 है या 5 to 9 है, 11 है, कुछ भी इनमें से अगर आपके क्लाइंट की एज ग्रुप है तो आप देखें, अगर लेट्स सपोज मेरे पास है कि 5 ईयर्स का कोई बच्चा आ रहा है, मैंने उसका टेस्ट किया, अभी जो मैंने आपको शो करवाया है वो मेरे पास था 7 ईयर्स का एक बच्चा था, उसका मैंने अपना वो क्लाइंट का डाटा आपको शेयर किया है। ये हमारे पास 0 to 5 है, तो मीन्स के मेरे पास वो क्लाइंट की एज थी 5 ईयर्स, ठीक है। तो अगर मैंने उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करना है तो वो मैं कैसे करूँगी, ये देखिए मैं 1975 वाले टेबल में आऊँगी जो कि हमारे पास मौजूद है। इस टेबल में मैंने उसका मीन चेक करना है, एज उसकी क्या है 5 ईयर्स। अगर मैं उसका मीन चेक करूँ तो उसका मीन हमारे पास क्या आएगा, उसका मीन हमारे पास आएगा 13.1, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा 3.3 हमारे पास आएगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी मैंने आपको दिखाया है मैनुअल से उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि उसका एरर ही 0 है, उसको किसी किस्म का कोई एरर ही नहीं है। मीन्स के उसको कोई ब्रेन डैमेज नहीं है, कोई उसके डेवलपमेंटल डिलेस नहीं है, ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट अच्छी आएगी। इसका मतलब ये है, अगर इसके क्रिटिसिज्म की मैं बात करूँ तो ये वो हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये हमें इस तरह से कह लें कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स और वैराइटीज़ दे देता है कि मीन्स के उसका डैमेज क्या है।
अगर लेट्स सपोज आपके क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम है ना, ये हमें कुछ उसकी डिटेल्स शो करवा देता है वेन डाई गेस्ट्रॉल टेस्ट, या उसकी वैरायटीज हमें दे देता है कि मीन्स आया कि इसको कोई ना कोई ब्रेन डैमेज है, या इसको डेवलपमेंटल डिलेज है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल है, मोटर इंडिविजुअल है, कुछ ना कुछ वो हमें बता देता है। इसको कंडक्ट करने का हमारा ये फ़ायदा होता है। उसके बाद है, अगर मैं स्पेशली बात करूँ इसके राइट पार्टल रीजन की, जो तो ये हमारे पास राइट है हेमिस्फीयर है। उसके अलावा इसमें जो एक डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा आती है इसकी इंटरप्रेटिंग करने में, वो इसकी डिफ़िकल्टी ये है कि बेंडर गेस्ट्रॉल टेस्ट ना एक परफॉर्मेंस की तरह होता है कि कुछ को इसको सर्टेन डिग्री पे ओवरलैप किया जाता है, कुछ इसको इमोशनल एंड ऑर्गेनिक इंडिकेटर्स बेंडर गेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसके अलावा ये कॉमनली एक्सेप्टेबल है और वेरीफाइड स्कोरिंग है इसकी, और इसकी इंटरप्रिटेशन सिस्टम भी एब्सेंस है। ओके, देन मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अगर किसी को कोई सी चीज़ की समझ ना आए तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।